नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और एक बड़ी खबर खबर ये है, मैं आपको पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। वही आपको बता देगा क्या हुआ है और उसके बाद हम बताएंगे क्यों हुआ है। सत्यपाल मलिक का एक्स पे मैसेज आता है, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान पे तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। मैं किसान के साथ हूं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के दिल्ली के आवास पर और उनके गांव के घर पर भी छापे मारे। उनके ड्राइवर, उनके सहायक सभी छापों के घेरे में आए। सत्यपाल मलिक का दोष इतना है कि वो सवाल पूछते हैं, मानो इस देश में संविधान नए रूप से परिभाषित हो रहा है। जिस संविधान में, जिस लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को सवाल पूछना या सत्ता पक्ष की गलतियों को उजागर करना देशद्रोह हो जाता है। और सत्यपाल मलिक पे जिस मामले में सीबीआई के छापे पड़े, वो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात हो रही है। जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, तब कुछ सरकार से बहुत नजदीकी संबंध बनाने वाले रिलायंस ग्रुप के इंश्योरेंस की फाइलें आई थी। उनकी इंश्योरेंस कंपनी वहां काम कर रही थी और उसको लेके सत्यपाल मलिक को सत्यपाल मलिक ने जब उस फाइल को पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये तो टैक्स पेयर्स के पैसे की लूट है। जब उन्होंने उस फाइल पे सवाल उठाए तो फिर उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई और जब उन्होंने रिश्वत मना की और वो प्रपोजल रद्द किया तो मामला शांत पड़ गया। लेकिन सत्यपाल मलिक ने अपने एक साक्षात्कार में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने जब गोवा में थे तब कैसे भ्रष्टाचारियों को सरकार शह देती है, इस बात का भी जिक्र किया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के दौरान वो जो लोग सत्ता में थे और उसमें मतलब वो गवर्नर थे और उस समय जो धांधलियां हुई उस पे उन्होंने सवाल उठाए। किसान के बेटे हैं, जरूर सत्ता ने उन्हें या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यपाल बनाया, लेकिन उन्होंने राज्यपाल के बनने के एवज में अपना जमीर पार्टी के पास गिरवी नहीं रखा। किसान के बेटे हैं, इस देश का किसान हमेशा प्रामाणिक रहा है, इसलिए वो किसान का बेटा होना कहीं ना कहीं उनके चरित्र पे झलका और उन्होंने तमाम गैर जिम्मेदार काम हो या गैर कानूनी काम हो उस पे उंगलियां उठाई और उसके बाद लगातार वो बोलते रहे। सत्ता पक्ष की तरफ से उनके ऊपर उसका खंडन भी नहीं आया, क्योंकि सत्ता पक्ष जानता था कि यदि ज्यादा वो करोगे तो बहुत सारा गंद बाहर निकलेगा, जिसमें काली पूतनी थी दिल्ली में बैठने वाले शहंशाहों के मुंह पे। ये मामला उजागर किया भ्रष्टाचार का, गोरख धंधे का, एक स्कैम को सत्यपाल मलिक जी ने, और छापे पड़ रहे हैं सत्यपाल मलिक पे। ये अमृतकाल का भारत है। यहां पर यदि सरकार ने कुछ गलत हो रहा है और यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी या ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति उस गलती को रोकने का प्रयास करते हैं तो सीधी इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, ये तीन एजेंसी उसके ऊपर आक्रमण कर लेती है। सत्यपाल मलिक बीमार थे, ये सबको पता था।
उनके स्वास्थ्य को लेके कई लोग प्रार्थना भी कर रहे थे, उन्हें अस्पताल में मिलने जा रहे थे। ऐसे क्रूशियल टाइम पे सत्यपाल मलिक पे क्यों दबाव बढ़ाया जा रहा है? या जो पंजाब में किसान आंदोलन सरकार के हाथ से बाहर जाता दिखाई दे रहा है, उनके साथ सत्यपाल मलिक खड़े हैं, इसलिए उन्हें चुप कराने का ये प्रयास है। इसके पहले किसान आंदोलित होगा, एमएसपी को लेके सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, उसको लेके किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच करेगा, ये केंद्र सरकार को पता था। क्योंकि किसान रातों-रात इकट्ठा नहीं हुआ। किसान 2 महीने पहले से डेट डिक्लेयर कर चुका था। ऐसे में एक चाल सरकार ने और खेली, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को खुश करने का प्रयास किया। वहां का जाट किसान खुश तो हुआ, उसने धन्यवाद भी दिया, स्वागत भी किया। लेकिन फिर बात की उसने चौधरी चरण सिंह के मूल्यों की, जिन्हें वर्तमान सरकार रोनते हुए नजर आती है। ऐसे में सरकार ने राजकीय जो चाल चली थी, उसका आधा फायदा तो सरकार को मिल गया कि चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत ने इंडिया गठबंधन छोड़ भाजपा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। ये बात अलग है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ तो चुके हैं, लेकिन एनडीए में अभी तक उनका प्रवेश हुआ नहीं है। शायद सरकार को भी लग रहा होगा कि भारत रत्न देने के बाद भी यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित होना चाहता है और हो रहा है, तो इसका मतलब अब जयंत हमारे किसी काम के नहीं रहे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में किसानों की धरपकड़, कल बॉर्डर पे एक किसान, युवा किसान 22 साल के एक युवक की मौत, और जो घायल है उनमें बंदूक के छर्रे लगने की बात, किसान की जो मौत हुई उसका, उसकी इंजरी का फोटोग्राफ देखने के बाद यकीनन वो गोली का निशाना था। हरियाणा पुलिस कह रही कि हमने गोलियां नहीं चलाई, तो फिर गोलियां बरसी कहां से? सवाल ये है। किसान को कौन मार रहा है? सवाल ये है। किसान की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस करेगी, क्योंकि वो पंजाब का किसान है और पंजाब के बॉर्डर पे उसके हमले हो रहे हैं? ये सवाल है। या फिर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को 2024 के रणनीति को देखते हुए शह और मार का खेल कर रहे हैं, और उसमें किसान, किसान नेता सत्यपाल मलिक जैसे वरिष्ठ नेता कहे या सिविल सोसाइटी कहे या एक वॉरियर कहे या इस प्रजातंत्र के रक्षक कहे या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक बुलंद आवाज कहे, इन सभी के खिलाफ लगातार दमन का काम चल रहा है। सत्यपाल मलिक के यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया जरूर ऐसी खबरें देगा कि मानो सत्यपाल मलिक से भ्रष्ट कोई आदमी इस देश में है नहीं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने रिलायंस पे आवाज उठाई, उस इंश्योरेंस के स्कैम पे आवाज उठाई, तो सरकार एक्टिव हुई। वहां पे सरकार भी पूछ रही है कि हम पूछना चाहते हैं कि इनको रिश्वत किसने दी, क्या की, इसके लिए छापे डल रहे हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि पुलवामा क्या होने दिया गया? पुलवामा ये टाला जा सकता था, सरकार ने इसको टाला क्यों नहीं? इस सवाल पे सरकार चुप्पी छाती बैठी है। या एक दिन फिर सत्यपाल मलिक पे ही आरोप लगे कि वो आरडीएक्स उन्हीं के द्वारा लाया गया था पाकिस्तान से, तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो लोगों के ज़हन में हैं, लेकिन फिर हर आदमी अपनी एक सीमा में रह के बात करना चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो सर पे कफन बाँध के निकलते हैं, सत्यपाल मलिक एक उनमें से हैं। आज उनके यहाँ सीबीआई की रेड तो हुई, आज सीबीआई की रेड के बाद हो सकता है ईडी भी एक्टिव हो जाए, क्योंकि सीबीआई में तो क्लोज़र रिपोर्ट भी लगती है और सीबीआई में ज़मानत भी मिलती है। यदि सत्यपाल मलिक को 2024 तक जेल में रखना सरकार ने तय ही किया है, तो यकीनन सीबीआई ऐसे कुछ कागज बताएगी जिसके चक्कर में ईडी भी एक्टिव हो जाएगी। ये बात अलग है कि ईडी ने जितने लोगों को अभी तक घेरा है, उनमें से बहुत सारे लोग बेल पे निकले, और जब बेल मिली तो जज साहब ने यही कहा बेल देने वाले कि ईडी का केस बना कैसे। हाल ही में सीबीआई पे भी लताड़ते हुए, खासकर आईसीआईसीआई बैंक के केस में
खोचर पति पत्नी को जब सीबीआई ने अरेस्ट किया, तो हाई कोर्ट ने सीबीआई का बेवजह अपने पावर का गलत उपयोग कर एक उच्च पद पे बैठे हुए भारतीय को आपने प्रताड़ित किया और बदनाम किया, ऐसी लताड़ भी मुंबई हाई कोर्ट ने लगाई। लेकिन एजेंसियां हो या सरकार हो, जब गेंडे की चमड़ी लेके पैदा हुए और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या कोई भी उन्हें लताड़े, वो तो बस प्रताड़ने का काम करते हैं। यदि वो प्रताड़ित नहीं करती, भ्रष्टाचार उजागर ही करती है, तो फिर ईडी, सीबीआई बताए कि उनका प्रोसिक्यूशन रेट क्या है और आंकड़े सही दे, क्योंकि आप 5000 जगह छापे मारते हो और चार्जशीट मात्र 20 पे करते हो और उसमें से 19 यदि प्रोसिक्यूट होते हैं, तो आप ताली बजा के कहते हो कि 99% रेट है। लेकिन जितने प्रोसिक्यूशन हुए हैं, उसमें राजनेता नहीं, छोटे-मोटे हवाला प्लेयर या ट्रेडर्स है। लेकिन बड़े प्लेयर्स जिन्हें बदनाम किया जा रहा है 2014 से लेकर लगातार, उनका क्या? इस बारे में सरकार चुप्पी बैठी है। ना अंधभक्त कोई बात करता है। बस अनिल देशमुख हो, संजय राउत हो या फिर सोरेन हो, या अब लाइन बहुत लंबी है जो जाने के इंतजार में है, या सिसोदिया हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बदनाम करना इनका काम है। सरकार, न्यायपालिका सभी कहीं ना कहीं चूक रही है, ये देश भी देख रहा है। लेकिन क्या इसके परिणाम 2024 में दिखाई देंगे? क्या सत्यपाल मलिक पर हुए सीबीआई के छापे उन्हें बदनाम करेगा, या फिर वो किसान का बेटा पूरी ताकत के साथ फिर से उसी बुलंद आवाज में सरकार को ललकारते रहेगा? ये देखना होगा। ये प्लेटफॉर्म अजीत अंजुम जी का हमेशा सच्चाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल अजीत अंजुम जी। थैंक यू।